17 अगस्त 1943 गर्मन राष्ट्र के श्वाइनफोर्ट के ऊपर 26,000 फीट। हवा इतनी पतली और बर्फीली है कि यह स्टील को चटका सकती है। -30 डिग्री सेल्सियस। इस ऊंचाई पर मृत्यु केवल शत्रु की गोलियों से नहीं, ऑक्सीजन की एक छोटी सी कमी से भी आ सकती है। नीचे सैकड़ों B-17 फ्लाइंग फोर्ट्रेस बम वर्षक सूर्य की रोशनी में चांदी के बिंदुओं की तरह चमकते हुए अपने लक्ष्य गर्मन राष्ट्र के बॉल बेयरिंग कारखानों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे गर्मन औद्योगिक दिल पर हमला करने आए हैं, लेकिन वे अकेले नहीं हैं। वे गहरे, बेहद गहरे शत्रु के इलाके में हैं। उनके अपने योद्धा विमान, ब्रिटिश स्पिटफायर और अमेरिकन P-39 का ईंधन कब का समाप्त हो चुका है। वे बेल्जियम की सीमा पर ही उनका साथ त्याग कर वापस मुड़ गए हैं। अब ये बम वर्षक असहाय हैं। तभी B-17 के पायलटों के हेडसेट में वह भयावह ध्वनि आती है। डाकू, बैंडिट्स, हर तरफ। बादलों के पर्दे को चीरते हुए शिकारियों का एक समूह तीव्रता से ऊपर चरच रहा है। ये लुफ्टवाफे के एलीट हैं। पीले वर्ण की नाक वाले फोके वुल्फ FW-190 और तीव्र तर्रार मेसरश्मिट BF-10-9। एक गर्मन पायलट मेजर ऑटो ब्रूनो किटल अपने FW-190 के कॉकपिट में मुस्कुराता है। उसके लिए यह शिकार है, युद्ध नहीं। वह इन अमेरिकियों को मोटे भैंसे, फैट बफलोस कहता है। धीमे, भारी और सरल शिकार। आक्रमण। गर्मन योद्धा विमान बम वर्षकों के कॉम्बैट बॉक्स फॉर्मेशन में सीधे प्रवेश कर जाते हैं। वे 30 मिलीमीटर कैनन और रॉकेट दाग रहे हैं। एक B-17 का कॉकपिट धमाके में लुप्त हो जाता है। एक दूसरे विमान का पंख विदीर्ण हो जाता है और वह अग्नि के गोले में बदलकर बेबस होकर नीचे गिरने लगता है। 10 लोगों का क्रू एक पल में समाप्त। यह एक नरसंहार है। वापस इंग्लैंड के बेस पर अमेरिकन 8वीं वायुसेना के कमांडर जनरल इरा ईकर रिपोर्टों को देखते हैं और उनका हृदय बैठ जाता है। 60 बम वर्षक, 600 सैनिक एक ही मिशन में लुप्त हो गए। उनकी पूरी डेलाइट बॉम्बिंग स्ट्रैटेजी विफल हो रही है। उनके बम वर्षक गर्मन राष्ट्र तक अकेले नहीं पहुंच सकते। वे लुफ्टवाफे का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें एक असंभव विमान की आवश्यकता है। एक ऐसा योद्धा विमान जो इतना ईंधन ले गमन कर सके कि वह बर्लिन तक गमन कर सके, इतना शक्तिशाली हो कि वह गर्मन एसएस से संघर्ष कर सके, और इतना दृढ़ हो कि वह वापस भी आ सके। इस बीच गर्मन बेस पर ऑटो किटेल जैसे पायलट व्हिस्की पी रहे हैं। इस बात पर हंस रहे हैं कि अमेरिकियों के पास उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं है। उन्हें क्या पता था कि अटलांटिक के उस पार न्यूयॉर्क के एक छोटे से ऑफिस में एक राक्षस पहले ही तैयार किया हो चुका था। एक ऐसा विमान जो इतना विशाल, इतना भारी और इतना कुरूप था कि जब गर्मन पायलटों ने उसे पहली बार देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने उसे युगरनॉट नाम दिया। एक भारी भरकम बेढंगा दूध का घट, मिल्क गैट। यह उनकी सबसे विशाल भूल होने वाली थी। 1940 फार्मिंगडेल, न्यूयॉर्क, रिपब्लिक एविएशन फैक्ट्री। जिस वक्त लुफ्टवाफे ब्रिटेन की आसमान में तबाही मचा रहा था, उस वक्त एक योरी रूसी अभियंता अलेक्जेंडर कार्तवेली अपने ड्राइंग बोर्ड पर झुके हुए थे। वह एक प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके सामने एक असंभव चुनौती थी। अमेरिकी वायुसेना को एक नए इंटरसेप्टर की आवश्यकता थी। एक ऐसा विमान जो तीव्र हो, ऊंचा उड़े और जिसके पास भयंकर गोलाबारी, फायर पावर हो। कार्तवेली ने उन्हें एक डिजाइन दिया, P-43 लांसर। सेना ने उसे देखा और कहा, यह काफी नहीं है। ठीक है, कार्तवेली ने कहा, आप कुछ विशाल चाहते हैं, कुछ शक्तिशाली? मैं आपको सबसे शक्तिशाली वस्तु दूंगा जो हवा में उड़ सकती है। कार्तवेली ने नियमों की पुस्तिका फेंक दी। उस समय योद्धा विमान सुंदर और हल्के होते थे, जैसे ब्रिटिश स्पिटफायर। उन्हें फ्लाइंग स्पोर्ट्स कार्स की तरह डिजाइन किया जाता था। कार्तवेली ने एक फ्लाइंग ट्रक डिजाइन किया। उन्होंने अपने विमान की शुरुआत एक पंख या कॉकपिट से नहीं की। उन्होंने शुरुआत की एक मोटर से, और यह कोई आम मोटर नहीं था। यह था
प्रैट एंड व्हिटनी आर 2800 डबल वास्प, प्रैट एंड व्हिटनी आर 2800 डबल वास्प, 2000 हॉर्स पावर का एक 18 सिलेंडर वाला राक्षस। यह एक ऐसा मोटर था जिसे मध्यम बमवर्षकों मीडियम बॉम्बर्स के लिए बनाया गया था। फिर उन्होंने इस मोटर के चारों ओर एक हवाई विमान बनाया। चूंकि यह मोटर बहुत विशाल था, इसलिए कॉकपिट को बहुत पीछे रखना पड़ा, और क्योंकि इसे 30,000 फीट से ऊपर उड़ना था, इसलिए इसे एक कठिन टर्बो सुपरचार्जर की आवश्यकता थी। एक ऐसी प्रणाली जो पतली हवा को मोटर में ठूंसकर उसे सांस लेने में मदद करती। यह सुपरचार्जर इतना विशाल था कि इसे विमान के पेट में कॉकपिट के नीचे रखना पड़ा। इस कारण से विमान के अंदर पाइपों का एक विशाल कठिन तंत्र बिछाना पड़ा, जो मोटर से गर्म गैसों को पीछे टरबाइन तक ले जाता और फिर ठंडी संपीड़ित हवा को वापस मोटर तक लाता। जब यह डिजाइन पूरा हुआ तो अमेरिकन सेनापति भी हैरान रह गए। यह एक योद्धा विमान नहीं लगता था, यह एक उड़ता हुआ लोहे का संदूक था। यह रिक्त होने पर ही 5 टन से अधिक भारी था, और जब यह ईंधन और गोलियों से भरा होता तो इसका भार 7.5 टन 7,500 किलो तक पहुंच जाता। यह उस समय के किसी भी सिंगल मोटर फाइटर से 2 गुना भारी था। एक पायलट ने इसे पहली बार देखा और कहा, यह तो यह तो थंडरबोल्ट जैसा है। नाम अटक गया, लेकिन पायलटों ने इसे एक और नाम दिया, यगरनॉट, युगरनॉट, या छोटा करके घट, घैट, यानी एक बेढंगा घट। 1943 के आरंभ में जब पहले P-44 थंडरबोल्ट इंग्लैंड पहुंचे, तो ब्रिटिश RAF पायलटों ने उनका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा, आप इसमें लड़ेंगे? हमारे स्पिटफायर इसके चारों ओर चक्कर काट सकते हैं। और वे सही थे। थंडरबोल्ट का आरंभिक प्रदर्शन एक तबाही था। इसकी चढ़ाई की गति, क्लाइंब रेट, बेहद धीमी थी। यह एक फुर्तीले FW-1900 या BF-109 के साथ एक मोड़ वाली लड़ाई, डॉग फाइट, में टिक नहीं सकता था। इसके रेडियो सेट इतनी ऊंचाई पर काम करना बंद कर देते थे, और सबसे बुरी बात, इसका मोटर इतना प्यासा था कि यह मुश्किल से 20 मिनट के लिए ही शत्रु के इलाके में लड़ सकता था। यह गर्मन राष्ट्र तक पहुंचने का स्वप्न भी नहीं देख सकता था। गर्मन लुफ्टवाफे के पायलट, जिन्होंने इस नए अमेरिकन वंडर वेपन के बारे में डरावनी अफवाहें सुनी थीं, वे अब राहत की सांस ले रहे थे। उन्होंने अपने रेडियो पर अमेरिकन पायलटों को शिकायत करते हुए सुना। उन्होंने देखा कि यह घट कितना बेढंगा है। वे हंसने लगे। उन्होंने इस विमान को एक भद्दा उपहास मानकर निरस्त कर दिया। उन्हें लगा कि यह अमेरिकियों की एक और महंगी भूल है। उन्हें यह बोध नहीं था कि कार्तवेली ने उस 7.5 टन के लोहे में एक रहस्य छुपाया था। एक ऐसा रहस्य जो केवल तब काम करता था जब पायलट एक बुनियादी नियम तोड़ देता। एक डॉग फाइट में कभी भी नीचे मत भागो। 1943 के मध्य, उत्तरी फ्रांस के ऊपर 30,000 फीट, लुफ्टवाफे के एक एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट वॉल्टर ग्राफ क्रुपिंस्की अपने FW-190 के कॉकपिट में गश्त कर रहे हैं। वह 100 से अधिक विजय हासिल कर चुके हैं। उन्हें हवा को पढ़ना बोध है। वह शत्रु के विमान की हर हरकत का अनुमान लगा सकते हैं। उनकी दृष्टि B-17 बम वर्षकों के एक और समूह पर पड़ती है, लेकिन आज उनके साथ छोटे दोस्त, लिटिल फ्रेंड्स, हैं। दूरबीन से देखने पर वह हंस पड़ते हैं। ये वही गट्स हैं, थंडरबोल्ट। वह अपने साथी पायलटों को रेडियो पर परिहास में कहते हैं, देखो, अमेरिकियों ने अपने उड़ते हुए बर्ल्स भेजे हैं। क्रुपिंस्की और उनके साथी हमला करने के लिए नीचे गोता लगाते हैं। उनका व्यू सरल है, इन धीमे एस्कॉर्ट्स को एक मोड़ वाली लड़ाई, डॉग फाइट में फंसाओ, उन्हें समाप्त करो और फिर बम वर्षकों का शिकार करो। एक युवा अमेरिकन पायलट, कैप्टन रॉबर्ट एस जॉनसन, अपने P-47 में घबराए हुए हैं। यह उनके पहले मिशनों में से एक है। वह देखते हैं कि एक पीले वर्ण की नाक वाला FW-190 सीधे उनकी तरफ आ रहा है। जॉनसन वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। वह शत्रु का सामना करने के लिए मुड़ते हैं। यह एक भूल है। FW-190, जो बुचर बर्ड के नाम से मशहूर है,
एक अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला विमान है। वह यॉनसन के P-47 के पीछे पहुंच गया। ट्र 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 20 एम कैनन के गोले यॉनसन के विमान के पंख को चीर देते हैं। यॉनसन का दिल उनके हलक में आ गया। वह मुड़ नहीं सकते, वह ऊपर नहीं चरच सकते, वह मर चुके हैं। तभी उन्हें अपने कमांडर ह्यूब येमके हब्जेमके की वह बात याद आती है जो उन्होंने ब्रीफिंग में चिल्लाकर कही थी। अगर तुम मुसीबत में हो तो मुड़ो मत, ऊपर मत चढ़ो, केवल एक काम करो, गोता लगाओ। यह हर योद्धा पायलट के प्रशिक्षण के विपरीत था। एक शत्रु के सामने अपनी नाक नीची करना आत्महत्या थी। लेकिन यॉनसन के पास कोई और मार्ग नहीं था। उन्होंने अपने P-47 के कंट्रोल स्टिक को आगे की ओर धकेला और सीधे 30,000 फीट से धरती की तरफ एक सीधा गोता वर्टिकल डाइव लगा दिया। ऊपर गरमन पायलट क्रुपिंस्की की आंखों में चमक आ गई। मूर्ख, उसने सोचा। उसका FW-190 एक शानदार डाइव बॉम्बर था। वह इस 7.5 टन के लोहे के संदूक को सरलता से पकड़ लेगा। क्रुपिंस्की भी उसके पीछे गोता लगाता है। यह एक होड़ है। 25,000 फीट, दोनों विमानों की गति 700 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20,000 फीट, गति 800 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रुपिंस्की अपने कैनन से फायर करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ विचित्र है। वह भारी भरकम घट करीब नहीं आ रहा है। वह वह तो दूर हो रहा है। क्रुपिंस्की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। उनका FW-190 अपनी अधिकतम सुरक्षित गति सेफ स्पीड के करीब पहुंच रहा है। विमान के पंख भयानक तरीके से कांप रहे हैं। एयर स्पीड इंडिकेटर लाल निशान पर है। लेकिन नीचे वह P-47 वह बस गिर रहा है, एक हथौड़े की तरह, एक थंडरबोल्ट, आसमानी विद्युत की तरह। यह वह रहस्य था जिसे अलेक्जेंडर कार्तवेली ने डिजाइन किया था। एक योद्धा विमान का भार 7.5 टन प्लस एक बम वर्षक का मोटर 2000 हॉर्स पावर प्लस गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी डैरन एक अपराजेय शक्ति। जब P-47 गोता लगाता तो उसका भार ही उसे खींचता। वह ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड के करीब पहुंच सकता था। गरमन विमानों के पंख इतनी तीव्र गति पर टूट जाते, लेकिन P-47 को एक उड़ते हुए टैंक की तरह बनाया गया था। 10,000 फीट पर क्रुपिंस्की को अपने प्राण बचाने के लिए गोते से बाहर निकलना पड़ा। उनके विमान का मोटर चीत्कार कर रहा था। उन्होंने गालियों के साथ अपने स्टिक को वापस खींचा। उनके शरीर पर प्रचंड जी फोर्स का दबाव पड़ा। उन्होंने नीचे देखा। वह P-47 अभी भी गिर रहा था। अब वह एक छोटा सा काला बिंदु था, जो धरती के ठीक ऊपर पहुंचकर अपनी बची हुई गति का उपयोग करके एक रॉकेट की तरह वापस आसमान में चरेच गया। उस दिन श्वाइनफर्ट के ऊपर लूफ्टवाफे के पायलटों ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें बोध हुआ कि यह घट एक भद्दा उपहास नहीं था। यह एक नया शिकारी था, एक ऐसा शिकारी जो ऊपर से हमला करता था और जिसे पकड़ा नहीं जा सकता था। अमेरिकियों ने डॉग फाइट के नियम बदल दिए थे। 1944 के आरंभ में इंग्लैंड में USAAF बेस लूफ्टवाफे के पायलटों ने भले ही हंसना बंद कर दिया हो, लेकिन बर्लिन में हरमन गोरिंग अभी भी शांत थे। क्यों? क्योंकि वह अवगत थे कि P-47 का मोटर R-2800, जिसे कॉर्न कॉब मोटर भी कहा जाता था, इतना ईंधन पीता था कि यह विमान गरमन राष्ट्र की सीमा तक भी मुश्किल से पहुंच पाता था। यह श्वाइनफर्ट या बर्लिन के ऊपर उड़ने वाले बमवर्षकों की रक्षा नहीं कर सकता था। गरमन रणनीति सरल थी। प्रतीक्षा करो, जैसे ही ये भारी भरकम घट ईंधन समाप्त होने पर वापस मुड़े, तब बम वर्षकों पर हमला कर दो। अमेरिकन 8वीं वायुसेना के कमांडरों को यह पता था। उन्हें अपने गुरुत्वाकर्षण के हथौड़े ग्रेविटी हैमर को एक लंबी दूरी की तलवार लॉन्ग रेंज स्वॉर्ड में बदलना था। इसका हल अभियांत्रिकी का एक और चमत्कार था। यह कोई कठिन सुपरचार्जर नहीं था। यह एक साधारण डिस्पोजेबल ड्रॉप टैंक था। आरंभ में ये स्टील के बने 75 गैलन के टैंक थे, जिन्हें P-47 के पेट के नीचे लगाया जाता था। यह एक सरल विचार था। इस बाहरी टैंक से ईंधन का उपयोग करके गरमन राष्ट्र तक पहुंचो, टैंक के रिक्त होते ही उसे गिरा दो और फिर अपने अंदरूनी ईंधन का उपयोग करके लड़ो और वापस घर आओ। सहसा
P-47 की रेंज दोगुनी हो गई। लेकिन अब एक नई समस्या थी, रणनीति। मेजर ह्यूब येम के हब जिम के 56वें फाइटर ग्रुप के कमांडर एक सख्त नो नॉनसेंस लीडर थे। उन्होंने अपने पायलटों को एकत्र किया। ठीक है, उन्होंने कहा, अब हम गर्मन राष्ट्र तक गमन कर सकते हैं, लेकिन हम बेवकूफों की तरह बम वर्षकों से चिपक कर नहीं उड़ेंगे। पुराना नियम था, एस्कॉर्ट को हमेशा बम वर्षक के साथ रहना चाहिए। येमके ने इस नियम को तोड़ दिया। हम बम वर्षकों के ऊपर 5000 फीट ऊपर उड़ेंगे, येमके ने व्यूह बताया। हम जेमकिस फैन बनाएंगे। हम सूर्य की ओर उड़ेंगे और प्रतीक्षा करेंगे। हम शिकारी हैं, उन्हें हमारे पास आने दो। और यही उन्होंने किया। 8 मार्च 1944 बर्लिन के ऊपर आसमान, लूफ्टवाफे के FW-190 और BF-109 विमानों का एक विशाल समूह स्टर्म ग्रुप पे B-17 पर अपने विनाशकारी हेड ऑन हमले के लिए तैयार हो रहा है। वे अवगत थे कि अमेरिकन एस्कॉर्ट्स का ईंधन अब तक समाप्त हो गया होगा। वे 25,000 फीट पर हैं। वे ऊपर देखते हैं, कुछ नहीं, केवल सूर्य। वे बमवर्षकों की ओर मुड़ते हैं और तभी उनके रेडियो पर तीव्र कोलाहल होता है। अचटुंग, थंडरबोल्ट्स, उबर यूएंस, सावधान, थंडरबोल्ट्स, हमारे ठीक ऊपर। 32,000 फीट की ऊंचाई से सूर्य की रोशनी में छुपे हुए 60 P-47 थंडरबोल्ट एक साथ गोता लगा रहे हैं। यह 1943 का घबराया हुआ गोता नहीं था। यह एक संगठित प्राणघातक हमला था। 7.5 टन स्टील 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गिर रहा था। और इस बार वे केवल भाग नहीं रहे थे, वे फायर कर रहे थे। एक P-47 में 4 या 6 नहीं, 8.50 कैलिबर एम 2 ब्राउनिंग मशीन गन थी। हर मशीन गन 1 मिनट में 800 गोलियां दाग सकती थी। जब एक P-47 पायलट ट्रिगर दबाता था, तो वह 1 सेकंड में 100 से अधिक गोलियों की एक दीवार, वॉल ऑफ लीड, शत्रु की तरफ फेंकता था। एक गरमन FW-190 पायलट ने अपने पीछे P-47 को देखा और तीव्रता से मुड़ने का प्रयास किया, लेकिन बहुत विलंब हो चुका था। 50 कैलिबर की गोलियों ने उसके विमान को आरी की तरह काट दिया। कॉकपिट, मोटर, पंख सब एक पल में छिन्न भिन्न हो गए। लेकिन घट का असली कमाल केवल हमला नहीं था, वह उसका बचाव था। एक गरमन पायलट घबराहट में एक P-47 के पीछे आने में कामयाब हो गया। उसने अपनी 30 मिलीमीटर कैनन का पूरा बर्स्ट फायर कर दिया। गोलियां P-47 के पंख और धड़ में विशाल विशाल छिद्र कर देती हैं। अगर यह एक स्पिटफायर या P-151 मस्टैंग होता तो वह तुरंत विदीर्ण हो जाता, लेकिन यह घट था। P-41 का पायलट कैप्टन वॉकर बडमाहुरिन धमाके से हिल गया। उसके कॉकपिट में चेतावनी की बत्तियां प्रदीप्त हो उठीं, लेकिन विमान अभी भी उड़ रहा था। R-2801 एयर कूल्ड मोटर था। इसमें कोई कोमल रेडिएटर या कूलेंट पाइप नहीं थे, यथा स्पिटफायर या BF-109 में होते थे। आप इसके सिलेंडरों में छिद्र कर सकते थे और यह तब तक चलता रहता जब तक इसमें तेल होता। माहुरिन ने अपने क्षतिग्रस्त टैंक को संभाला और लड़ाई निरंतर रखी। उस दिन 8 मार्च को P-47 थंडरबोल्ट्स ने लूफ्टवाफे को आसमान से भगा दिया। उन्होंने अनेकों गरमन विमानों को मार गिराया। लूफ्टवाफे के पायलट जो अपने बेस पर वापस लौटे, वे सदमे में थे। वे अब उस घट से नहीं लड़ रहे थे जिसका उन्होंने उपहास उड़ाया था। वे एक ऐसे राक्षस से लड़ रहे थे जो उनसे तीव्र गोता लगा सकता था, जिसे वे एक मोड़ वाली लड़ाई में पकड़ नहीं सकते थे और जिसे वे मार भी नहीं सकते थे। 1944 के मध्य नॉर्मैंडी, फ्रांस, जर्मन लुफ्टवाफे टूट चुका था। हरमन गोरिंग के एसीज अब आसमान में नहीं दिखते थे। P-47 और P-51 मस्टैंग के लगातार हमलों ने उनके अनुभवी पायलटों को समाप्त कर दिया था और उनके निर्माण स्थलों को मलबे में बदल दिया था। आसमान अब मित्र राष्ट्रों एलाइज का था। तो अब इन सहस्रों 7.5 टन के थंडरबोल्ट का क्या करें जब आसमान में लड़ने के लिए कोई शत्रु ही नहीं बचा था? अमेरिकन कमांडरों ने अपने पायलटों को एक नया क्रूर आदेश दिया, नीचे उतरो, गो डाउन टू द डेक। 6 जून 1944 डी डे के कुछ ही दिन बाद
फ्रांस की एक संकरी पंख भरी सड़क पर वेहरमाच वेरमख्त की दूसरी पेंयर डिवीजन दूसरी पेंजर डिवीजन का एक काफिला छिपा हुआ है। वे नॉर्मैंडी के तटों की ओर बढ़ रहे हैं ताकि मित्र राष्ट्रों के आक्रमण को वापस समुद्र में धकेल सकें। एक जर्मन टैंक कमांडर लेफ्टिनेंट हांस वॉन लक अपने पैंजर 4 के हैच से बाहर देखता है। मौसम बुरा है, बादल नीचे हैं। वह थोड़ा सुकून अनुभव करता है। इस मौसम में मित्र राष्ट्रों के भारी बमवर्षक उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी उसे एक ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जिसे वह पहचान नहीं पाता। ये बी-17 की गहरी गड़गड़ाहट नहीं है, यह एक तीव्र मेघनाद सी ध्वनि है जो करीब आ रही है। यबोस, याबोस, एक सिपाही चिल्लाता है। याबो, याबो, यद्द बॉम्बर का छोटा नाम, यानी योद्धा बमवर्षक। जैसे ही हंस ऊपर देखता है, उसका रक्त सन्न हो गया। बादलों के पर्दे को चीरते हुए 8 P-40 थंडरबोल्ट सीधे उनकी ओर गोता लगा रहे हैं। यह घट अब बमवर्षकों का रक्षक नहीं था, यह एक हंतक बन चुका था। यह वही विमान था जिसे जर्मन पायलटों ने कुरूप और भारी कहकर उपहास उड़ाया था। लेकिन अब वे ही गुण इसे इतिहास का सबसे भयंकर ग्राउंड अटैक विमान बना रहे थे। इसका 7.5 टन का भार इसे एक अविश्वसनीय रूप से स्थिर, स्टेबल फायरिंग प्लेटफॉर्म बनाता था और अब इसकी 8.50 कैलिबर मशीन गन के साथ इसके पंखों के नीचे 500 पाउंड के बम और M8 रॉकेटों के क्लस्टर लगे थे। यह एक योद्धा विमान था जिसके पास एक हल्के बमवर्षक की मारक क्षमता थी। फायर! अमेरिकन स्क्वाड्रन लीडर चिल्लाता है। सड़क पर नरक टूट पड़ता है। 50 कैलिबर की गोलियां ट्रकों और कवचित गाड़ियों के पतले कवच को मक्खन की तरह काट देती हैं। 500 पाउंड के बम पेंयर टैंकों को हवा में उछाल देते हैं। रॉकेटों का एक वॉली ईंधन के एक ट्रक को एक छोटे परमाणु बम की तरह विस्फोटित कर देता है। जर्मन 20 मिलीमीटर फ्लैग गनें जो पेड़ों में छिपी थीं, पागलों की तरह फायर प्रशस्त कर देती हैं। वे एक P-47 को पकड़ लेती हैं। अनेकों 20 मिलीमीटर के विस्फोटक गोले विमान के पेट और मोटर में लगते हैं। अगर यह कोई और विमान होता, एक मस्टैंग या एक स्पिटफायर, तो वह तुरंत अग्नि के गोले में बदल जाता। लेकिन यह घट था। अमेरिकन पायलट लेफ्टिनेंट जेबुलोन अपने कॉकपिट में बुरी तरह हिल गया। उसका विमान कांप रहा है, मोटर से काला धुआं निकल रहा है, लेकिन 18 सिलेंडर वाला R2800 डबल वास्प मोटर अभी भी चल रहा है। 1, 2, यहां तक कि 3 सिलेंडर नष्ट होने के बाद भी यह चलता रहता था। लेफ्टिनेंट येबुलोन ने अपने विध्वस्त हो चुके विमान को संभाला। वह अपने बेस की तरफ नहीं मुड़ा। उसने अपने घट को एक तीखे मोड़ में डाला, वापस घूमा और सीधे उस फ्लैग गन के ऊपर गोता लगा दिया। ट्रिगर दबाए रहो, उसने स्वयं से कहा। उसकी बची हुई मशीन गनों ने उस फ्लैग गन की पोजीशन को धूल में मिला दिया। नीचे लेफ्टिनेंट हंस वॉन लकम, जो अब एक गड्ढे में छिपा था, भय से यह सब देख रहा था। 10 मिनट के अंदर उसका पूरा काफिला, उसका पूरा आक्रमण बल जलते हुए मलबे के ढेर में बदल चुका था। उस दिन वेहरमाच के सैनिकों को उस नाम का असली मतलब बोध में आया जिसका लूफ्टवाफे के पायलट उपहास उड़ाते थे। यगरनॉट! यह कोई घट नहीं था, यह एक अपराजेय राक्षस था। यह एक ऐसा विमान था जिसे आप मार नहीं सकते थे और जो आपको हर हाल में मार डालता।